क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर कौन एक्टिवेट करेगा? प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित हुई? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर कौन एक्टिवेट करेगा? दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने जा रहा है सितंबर में चीन देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह परमाणु रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की भी उम्मीद है। और पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है, और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। और इसी तरह दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है यह चीन देश। तो इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह प्रोटोटाइप रिएक्टर का पहला परीक्षण कब शुरू होगा? सितंबर में शुरू होगा। और पहले रिएक्टर के स्थान के रूप में किसको चुना गया है? तो यह वुवे के रेगिस्तान शहर को चुना गया है। कहां पर? वुवे के रेगिस्तान शहर को पहले रिएक्टर के स्थान के रूप में चुना गया है। और इस प्रोटोटाइप को किसने विकसित किया है वो भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस प्रोटोटाइप को शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने विकसित किया है। और यहां जब थोरियम का जिक्र किया गया है तो थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है और यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफी सस्ता भी है, और इसका उपयोग आसानी से परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसका? थोरियम का इस्तेमाल। और यहाँ दोस्तों जब चीन देश की बात आई तो चीन हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहा है, और मेडल टैली में वो कौन से स्थान पर है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चीन के वर्तमान राष्ट्र प्रमुख कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन की कैपिटल का नाम क्या है वो तो आपको पता है। और कौन कौन से इवेंट्स यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट वो चीन में आयोजित होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित हुई? सबकी निगाहें टोक्यो ओलंपिक पर है, लेकिन दुनिया के देश के कोई और कोनों में यह विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता भी चल रही है। कहां पर आयोजित हुई है? हंगरी देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी देश। लेकिन हंगरी देश के किस शहर में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है? तो याद रखो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में यह कैडेट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और हमारे भारत देश के खातों में गोल्ड मेडल भी आ गए हैं। और अमन गुलिया उन्होंने 48 किग्रा भार वर्ग में हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो सागर जगलान ने 80 किग्रा भार वर्ग में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के युवा पहलवान अमन गुलिया और सागर जगलान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और 48 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में अमन गुलिया ने अमेरिका के पहलवान ल्यूक जोसेफ लिलेडाहल को 5-2 से हराकर भारत का गोल्ड मेडल का खाता खोला। और आगे मैं आपको बताऊं तो सागर जगलान 80 किग्रा भार वर्ग में जब गोल्ड मेडल जीता है तो उन्होंने किसको हराया? भारत को दूसरी सफलता 80 किलोग्राम वर्ग में सागर की तरफ से मिली। उन्होंने जेम्स मोकलर रावले को 4-0 से शिकस्त देकर दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। और हमारी महिलाएं भी कम नहीं है, क्योंकि चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निडानी की खिलाड़ी
प्रिया ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर जीत लिया है, यानी कि गोल्ड मेडल हमारे देश को दिलाया है। तो याद रखो, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रिया का संबंध किस खेल से है? हमारे भारत देश के एक जानी मानी रेसलर है और उन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के बारे में कोई नए समाचार आए तो वो भी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। और यह क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में आया, जैसा कि टोक्यो ओलंपिक में सुर्खियों में रहे सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं, भारत के सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? टेनिस के एक जाने माने स्टार प्लेयर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेनिस के स्टार प्लेयर सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड बनाया है। सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखो, सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और वह 25 साल में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। और उन्होंने इस मैच में डेनिस इस्तोमिन को हराया है। किसको हराया है? डेनिस इस्तोमिन को हराकर यह उपलब्धि प्राप्त की है सुमित नागल ने। कांग्रेचुलेशन। और इमेज में देखिए, यह है लिएंडर पेस, उन्होंने भी इसी तरह की उपलब्धि प्राप्त की थी। तो याद रखो, 1996 के अटलांटा खेलों में जीशान अली ब्राजील के फर्नांडो मेलीगेनी को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? जीशान अली। पहले टेनिस में इसी तरह टोक्यो ओलंपिक की तरह दोस्तों ओलंपिक में मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे जीशान अली। और हमारे देश के जाने माने टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस पहले दौर से आगे निकलने वाले दूसरे भारतीय थे और सुमित नागल बन गए हैं तीसरे खिलाड़ी। चौथा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 4x100 मीटर तैराकी फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता? दोस्तों, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है महिला तैराकों ने और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 4x100 मीटर तैराकी फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलियन महिला तैराकों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन क्वार्टेट ब्रॉन्टे कैंपबेल, मैग हैरिस, इम्मा मैक्योन और कैट कैंपबेल ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए महिलाओं की 4x100 मीटर तैराकी फ्री स्टाइल प्रतियोगिता जीत ली है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। और 3 मिनट 29.69 सेकंड के नए रिकॉर्ड के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इस ओलंपिक इवेंट में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, क्योंकि इस इवेंट में 2012 में गोल्ड मेडल जीता, 2016 में गोल्ड मेडल जीता और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी यह 4x100 मीटर यह फ्री स्टाइल इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो याद रखो, उन्होंने लंदन 2012, रियो ओलंपिक 2016 के बाद टोक्यो में भी अपना करिश्माई प्रदर्शन दिखाया और महिलाओं के 4x100 मीटर में ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है, यानी कि एक दोस्तों अच्छी तरह से इस इवेंट में वो गोल्ड मेडल जीतता आ रहा है। पिछला एक बार दबदबा था अमेरिका का, लेकिन अब है इस इवेंट में टॉप लेवल पर ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में यह विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथे स्थान पर रहा है भारत देश। पहले स्थान पर कौन रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा है चीन देश और हमारा भारत देश रहा है चौथे स्थान पर। और यहां पर देख सकते हैं, इंडिया बीट्स रूस टू नंबर 4th स्पॉट ऑन फॉरेक्स किट्टी रैंकिंग, यानी कि हमारा भारत देश ने यह रूस देश को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $835 मिलियन की वृद्धि के साथ $612.73 अरब के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। यह याद रखो कि इसमें चीन पहले स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। क्या? विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है
और भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। एक किसी देश की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमारा भारत देश चौथे स्थान पर है। छठा क्वेश्चन, हर साल नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। लेकिन मैंने करंट अफेयर में आपको हाल ही में क्यों बताया? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने अपनी मन की बात में कल ही नेशनल हैंडलूम डे की बात की और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह नेशनल हैंडलूम डे के बारे में पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित भी करता है। यह हमारा नेशनल हैंडलूम डे, जिसका जिक्र मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने किया। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। तो यह याद रखो कि पहली बार नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? 7 अगस्त 2015 को। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। कहां किया? चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में इसका उद्घाटन किया। 7वां क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर कम स्पेस एग्जीबिशन की आधारशिला किसने रखी? हाल ही में हमारे गृह मंत्री दोस्तों मेघालय के दौरे पर है और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि NESAC और मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर कम स्पेस एग्जीबिशन की आधारशिला हमारे अमित शाह जी ने रखी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। इमेज में आप देख सकते हैं 2 दिन के मेघालय दौरे पर गए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री ने शिलांग शहर के बाहरी इलाके उमियाम में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर कम स्पेस एग्जीबिशन की आधारशिला रखे। और यहां जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य के, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन है? BL वर्मा। हाल ही में दोस्तों नया केंद्रीय मंत्रिमंडल सामने आ गया है और इसीलिए आपको याद रख लेना है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड के संगमा। वो भी इमेज में आप देख सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मावी ओंग में अंतरराज्य बस अड्डे का उद्घाटन किया। कहां पर? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मावी ओंग में अंतरराज्य बस अड्डे का भी उद्घाटन किया। और केंद्र सरकार वर्ष 2023-24 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल और वायु मार्ग से आपस में जोड़ देगी। तो इसी तरह का केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य भी तय किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल और वायु मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। कब तक? यह उपलब्धि 2023-24 तक प्राप्त की जा सकती है। 8वां क्वेश्चन, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई? हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुनी गई है नंगंगोम बाला देवी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नंगंगोम बाला देवी। और यहां एक टर्म आया AIFF, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF का पूर्ण स्वरूप होता है। और भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी नंगंगोम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF की महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। और यहां पर एक दोस्तों और भी फैक्ट याद रख लीजिए, यहां पर लिखा है AIFF विमेन्स इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 यानी कि 2020-21 के इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो नाम याद रखो, चुना गया है मनीषा को। किसको? मनीषा को।
भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। किसको? संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया। और यहां जिक्र किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली के द्वारका में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का हेडक्वार्टर स्थित है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिन्होंने कारगिल विजय दिलाने में हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे सैनिकों को सैल्यूट करता हूं। और प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, यानी कि आज ही है 26 जुलाई, आज ही मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जुलाई। और यहां पर पढ़िए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के दौरान जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को विजय मिली थी। और कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था। यानी कि यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 में। और कितने दिनों तक यह युद्ध चला? 60 दिनों तक यह युद्ध चला। और आखिरकार भारत को विजय कब मिली? 26 जुलाई को मिली। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 25 से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। और वे 26 जुलाई को यानी कि आज ही कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो यह श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग में देख रहे हैं तो यह 22वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देनी अभी बाकी है। 10वां क्वेश्चन, संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्न की कौन सी एक श्रेणी नहीं होती है? आप सबको पता है कि हाल ही में मानसून सत्र जारी है हमारे संसद भवन में, और यह संसद की जो प्रक्रिया है इनमें से एक है प्रश्नकाल। तो संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्न की कौन सी श्रेणी नहीं होती है? अल्प सूचना वाले प्रश्न भी होते हैं, तारांकित प्रश्न भी होते हैं और अतारांकित प्रश्न भी होते हैं, लेकिन शून्य काल के प्रश्न नहीं होते। इसी तरह की कोई श्रेणी नहीं है। हाँ, शून्य काल होता है लेकिन शून्य काल के प्रश्न नहीं होते। यानी कि हमारा सही आंसर बन जाता है यह कोई श्रेणी नहीं है, शून्य काल के प्रश्न यह कोई इसी प्रकार की श्रेणी नहीं है। तो याद रखो, प्रश्न काल में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं। इनमें से एक है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। इसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और अतारांकित प्रश्न किसे बोलते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। इसे बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। और अल्प सूचना प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों को कम से कम 10 मिनट का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है तथा प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो यह भी हमें पता होना चाहिए। और आगे शून्यकाल की बात करें तो संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान शून्यकाल भी उल्लेखित नहीं है और यह संसदीय कार्य प्रणाली का अनौपचारिक साधन है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामलों को उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। और शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है शून्यकाल। और संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार यानी कि शून्यकाल हमारे भारत देश की देन है। 11वां क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मंजूरी किसने दी है? हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड या गोल्डन राइस को मंजूरी दी है फिलीपींस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। गोल्डन राइस क्या? गोल्डन राइस जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है
उनको फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दुनिया के विकासशील देशों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन में अंधेपन का मुकाबला करेगा। क्या बचपन में अंधेपन का मुकाबला करेगा यह गोल्डन राइस? क्यों? सरकार ने एक जैव सुरक्षा परमिट, क्या बायो सेफ्टी परमिट जारी किया, जो इस चावल के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो बीटा कैरोटीन से समृद्ध है। यह जो गोल्डन राइस है वो बीटा कैरोटीन से समृद्ध है, जो विटामिन ए अग्रदूत माना जाता है। क्या? बीटा कैरोटीन को विटामिन ए अग्रदूत माना जाता है और इस चावल को अधिक पौष्टिक बनाता है और इसीलिए शायद यह बचपन में अंधेपन का मुकाबला करेगा गोल्डन राइस। 12वां क्वेश्चन, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक एक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट नीति आयोग और आईईए दोनों ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक एक रिपोर्ट संयुक्त रूप से नीति आयोग और आईईए द्वारा लॉन्च किया गया है। और इमेज में पढ़िए, नीति आयोग एंड आईईए लॉन्च्ड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट नवीनीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, किसको? कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। यानी कि इस रिपोर्ट को 3 राज्यों के आधार पर बनाया गया है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीनीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक हमने 175 गीगावाट का यह नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो यह नवीनीकरणीय ऊर्जा को कुशलता पूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन US$ के आपातकालीन फंड को मंजूरी किसने दी? हाल ही में 100 मिलियन US$ के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है अमेरिका देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान में से अपना लश्कर वापस ले लिया है, सैनिकों को वापस बुला लिया है और अफगान में अमेरिकी सैनिकों को जो मदद कर रहे थे, ऐसे तकरीबन 2500 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तालिबान से जान का खतरा है और इसीलिए हाल ही में अमेरिका ने अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन US$ के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शरणार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आपातकालीन फंड से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मंजूरी दी है, जो अफगानिस्तान में भू राजनीतिक स्थिति से उपजी है और जिसमें विशेष आव्रजन अफगान वीजा आवेदक भी शामिल है। और लगभग 2500 अफगानों को विभिन्न बेंचों में फोर्टली लाया जा सकता है। कहां पर? अमेरिका में फोर्टली लाया जाएगा यह 2500 अफगानों को जिनकी जान को खतरा है तालिबानों से, और जहां उन्होंने तैनात किया जाएगा और उनकी आवेदन प्रक्रिया की प्रतीक्षा की जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका का वीजा दिया जाएगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है एम्स्टर्डम में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है एम्स्टर्डम। और इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है सेनवा संजय, HR हंसा, टेलर कश्यप और पटेल उर्वशी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो समीर कुमार SK, राठौड़ भावना, खाट निखिल, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। FA कुरैशी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सुरेश सिरवाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीरभद्र परमार, कृष्णा आहिर और लर्निंग रिटेल मार्केटिंग फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से मुकेश कुकड़िया जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक
के नाम दर्ज हुआ? किस देश ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक किसके नाम दर्ज हुआ है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।